नमस्कार, मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम कॉम्पिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 3 का पेपर 3 और यूनिट 4 का है। यहाँ हम कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। कॉम्पिटेंस होता क्या है। कॉम्पिटेंस को सामर्थ्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉम्पिटेंस एक किसी विशिष्ट स्टिमुलस के प्रति प्रभावी जो टिश्यूज होते हैं उसमें होने वाली रिएक्शन को ही कॉम्पिटेंस कहते हैं। और कॉम्पिटेंस के बारे में जो कंसेप्ट था वो एम्ब्रोलॉजी में सबसे पहले कौन लाया था? बेडिंगटन लाया था। और वो कब लाया था? 1932 में लाया था बेडिंगटन। तो एम्ब्रोलॉजी के किसी भी पार्ट में अगर किसी इंडेक्शन के प्रति जो रिएक्शन को शो होता है वह कॉम्पिटिशन के कारण ही होती है। और कॉम्पिटिशन किसी एम्ब्रोजेनिक टिश्यू की फिजियोलॉजिकल स्टेट तक पर्टिकुलर पीरियड तक ही होती है। जब तक कि टिश्यू रेस्पॉन्ड करता है तो उसे एक विशिष्ट इंड्यूशन के प्रति ही ये विशिष्ट प्रकार के इच्छासर विकास हेतु भी रेस्पॉन्स करता है। इसमें एम्ब्रोनिक इंडक्शन और कॉम्पिटेंस इन दोनों को समझने के लिए मैचेमर ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें बताया कि जो प्राइमरी गैस्ट्रुलेशन होता है उसका डोर्सल ब्लास्टोपर लिप होता है, वो एक्टोडर्म सेल्स को डिप्रेसेंट करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए स्पीमैन ने डोर्सल लिप को प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था। और मैचेमर ने ही अपने एक्सपेरिमेंट में प्राइमरी गैस्ट्रुलेशन के डोर्सल लिप को ब्लास्टुला और प्रारंभिक गैस्ट्रुला और मिडिल गैस्ट्रुला और लेट गैस्ट्रुला और न्यूरोला में ट्रांसविलाटेंट देखा था। और ब्लास्टुला में किसी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। इंडक्शन की इफ़ेक्ट की दर जो रेट होती है वो सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? वो प्राइमरी जो गैस्ट्रुलेशन होता है उसमें। और धीरे धीरे क्या होती है? न्यूरल स्टेज तक ख़त्म भी हो जाती है। यहाँ अब इसकी इंट्रैक्शन या अंत्य क्रियाओं के बारे में देखेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन सी इंट्रैक्शन होती हैं। तो इसके बारे में क्या है कि कॉम्पिटेंस एक प्रकार की ये क्या होती है कि समय पर डिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं। और इसके बारे में जो इंट्रैक्शन के बाद हावर्ड हॉल्टर ने 1968 में इसके इफ़ेक्ट को देखा था और इसको 2 भागों में बांटा था। जैसे कि फर्स्ट है परमिसिव या आज्ञात्मक इंट्रैक्शन और सेकंड है इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन या निर्देशात्मक अंत्यक्रिया। तो जो परमिसिव होती है उसमें क्या होता है कि इसमें इंडक्शन में जो प्रभावी टिश्यूज होते हैं वो सभी प्रकार के पोटेंशियल फैक्टर पाए जाते हैं उनमें। और जो डेमोन्स्ट्रेशन या डिफ्रेंशिएशन के लिए आवश्यक भी होते हैं ये पोटेंशियल फैक्टर। और कई डेवलप्ड टिश्यूज के लिए एक सॉलिड फाइब्रोनेक्टिन या लेमिनिन के आधार की आवश्यकता भी होती है। और ये एक सॉलिड बेस पे ही निर्मित होते हैं। और इनमें होने वाली जो सेल्स होती हैं उनको ये इफ़ेक्ट नहीं करते। ये तो होता है इसमें परमिसिव इंट्रैक्शन में। और सेकंड जो इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन है या निर्देशात्मक जो अंत्यक्रिया उनमें क्या होता है कि इसमें जो इंडक्शन की इफ़ेक्टिव टिश्यूज़ की जो नेचर होती है वो कम्प्लीटली चेंजेज हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड न्यूरल प्लेट ये सेल्स को इंड्यूस करती हैं। और इनमें से अगर हम नोटोकॉर्ड को हटा दें तो न्यूरल प्लेट की भी सेल्स की को इंड्यूस नहीं हो पाती। और इसमें एक अगर एक्स्ट्रा नोटोकॉर्ड और ट्रांसप्लांट कर दी जाए तो इसमें एक सेकेंडरी न्यूरल प्लेट के फॉर्मेशन को भी देखा जाता है।
यहाँ पर क्या होगा कि नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर का काम करता है। इस प्रकार ये हमारी दोनों प्रकार की इंस्ट्रक्शन हो गई एनिमल्स में कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन और कैसे होती है। सेल स्टेज ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस की सेल स्टेज के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रकार की सेल स्टेजेज होती हैं। तो फर्स्ट प्री कॉम्पिटेंस स्टेज ऑफ सेल, और सेकंड है कॉम्पिटेंस स्टेज, और थर्ड पोस्ट कॉम्पिटेंस स्टेज ऑफ सेल। इनमें क्या होता है कि जो ये देखेंगे चेंज क्या क्या होता है। जो सामर्थ्य पूर्व अवस्था होती है उसमें क्या होता है, और जो सामर्थ्य अवस्था होती है उसमें क्या होता है, और जो पश्च सामर्थ्य अवस्था मतलब कॉम्पिटेंस के बाद में क्या चेंजेज होते हैं। इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि फेजेज ऑफ कॉम्पिटेंस में क्या होता है। तो कॉम्पिटेंस के फेजेज के बारे में किसने बताया था? मैचेमर ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि इसमें गैस्ट्रोला के जो बाद में ये पाया गया, और उसमें क्या होता है कि जो डोर्सल लिप के प्रति जो सेल्स होती हैं उनकी कॉम्पिटेंस के इंड्यूसन के प्रति स्थिति धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो इफ़ेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें कॉम्पिटेंस की कैपेबिलिटी समाप्त हो जाती है, बल्कि क्या होता है उनमें कि दूसरे प्रकार के जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होते हैं वो प्रभावी हो जाते हैं, और उन इफ़ेक्टिव टिश्यूज़ के लिए और दूसरे न्यू फैक्टर्स के प्रति कॉम्पिटेंस भी शो करता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि न्यूरल फेज में जो नर्वस कॉम्पिटेंस नहीं पाया जाता, लेकिन आई बॉल के इंड्यूशन से यह लेंस का और हाइंड ब्रेन के इंड्यूशन से भी ईयर बॉल का और फोर ब्रेन के इंड्यूशन से नासाग्रत में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और इसके साथ ही जितने भी इफ़ेक्टिव टिश्यूज़ की कुछ स्पेसिफिक सेल्स ही इंड्यूशन के प्रति अपनी रेस्पॉन्स शो करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो इफ़ेक्टिव सेल्स होती हैं वो इंड्यूशन के मॉलिक्यूल्स के लिए एक रिसेप्टर का सिंथेसिस भी करती हैं, और वो कॉम्पिटेंस को प्राप्त कर लेती हैं। इसके बाद में जो रिसेप्टर सेल्स होती है वो एक्टिव करने वाले मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, और इसमें ग्राही सिग्नल्स को केंद्र तक पहुंचाता है। और ये देखा कि जो इंडक्शन वो होते हैं वो इफ़ेक्टिव सेल्स की आकृति को भी डेवलप करते हैं और डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर इफ़ेक्टिव सेल्स की शेप में चेंजेस नहीं होते तो इसमें कॉम्पिटेंस के नहीं होने के कारण भी इनकी शेप में चेंजेस नहीं होता। और इसके अलावा जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन होते हैं वो एपिब्लास्ट सेल्स में पाया जाता है, और न्यूरलेशन के स्टार्ट होने से ही न्यूरल प्लेट भी शेप में यह इस एरिया में जो होती हैं वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि न्यूरल प्लेट की जो सेल्स होती हैं उनकी शेप एक पिरामिड के सेम हो जाता है, उनके समान हो जाता है, पिरामिड की जैसी हो जाती है, और इनमें नर्वस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि सेकेंडरी इंडक्शन का जो एपिथेलियम और मेसेनकाइम के जो मिडिल पार्ट जो होता है वो इंट्रैक्शन का ही वो है। इसकी जो एपिथेलियम की जो ओरिजिन होता है वो किसी भी जर्मिनल लेयर से हो सकती है, लेकिन मेसेनकाइम की जो सेल्स होती हैं वो मेसोडर्म सेल्स से या न्यूरल क्रस्ट सेल से ही फॉर्म होती हैं। इसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब सामर्थ्य की अणुजैविकी के बारे में देखेंगे कि इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस में क्या क्या होता है। ये देखा कि कॉम्पिटेंस की जो पूर्व अवस्था होती है वो एक एक्टिव जीन की उपस्थिति के कारण ही होती है। जैसे कि गैस्ट्रोला जो फेज होती है उस तक आरएनए का संश्लेषण भी नहीं होता, और उसमें क्या होता है कि
आरएनए का संश्लेषण तो नहीं होता, लेकिन एमआरएनए का सिंथेसिस गैस्ट्रुलेशन से थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और इसमें कॉम्पिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट होने और एक नए प्रकार के प्रोटीन सिंथेसिस के कारण होता है, क्योंकि जो ये नए प्रोटीन बनते हैं वो सिंथेसिस होने से इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंस की पूर्व अवस्था जो होती है प्रीफेज वो फॉर्म हो जाती है और ये सिंक्रोनाइज होती है। इसमें सिंक्रोनाइज क्लीवेज होता है और वो सिंक्रोनाइज क्या होता है, एक्रोनाइज हो जाते हैं। तो वो कॉम्पिटिशन्स के लिए एक उपयुक्त सुटेबल मतलब फेज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस, तो उसमें हमने देखा था कि ये गैस्ट्रुलेशन से स्टार्ट होती है। तो उसी को हम डायग्राम के देखते हैं कि इसमें क्लीवेज और ब्लास्टर तक कोई चेंज नहीं होता, गैस्ट्रुलेशन होती है और गैस्ट्रुलेशन होने के बाद रेस्पॉन्स कहाँ करता है, हेड एक्टोडर्म पर, और उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन में एंडोडर्म पे होता है और कार्डियक मेसोडर्म में होता है जिसमें दिखाई दे रहा है। और इसमें ये प्लेकोइड, वेसिकल और फाइबर तक भी होता है। उसके बाद में कंटिन्यू डिफ्रेंशिएशन होता है इनमें। वो डिफ्रेंशिएशन किस में तक पहुंचता है, ग्रोथ को मेंटेनेंस के करने के लिए होता है। और जो लास्ट न्यूरोला होता है, न्यूरोला में जो टेलवर्ड स्टेज आती है उसमें रेटिना फॉर्मेशन में होता है। ये इंडक्टर टिश्यू की तरह कार्य करता है और इसके बाद में इसमें रिलेटिव कैपेसिटी इंड्यूस हो जाती है लार्वा और एडल्ट तक। अब हम रेसिप्रोकल एक्शन के बारे में देखेंगे कि रेसिप्रोकल एक्शन या प्रतिवर्तनीय प्रभाव क्या होता है। तो ये देखा कि जितने भी जो इंडक्टर होते हैं टिश्यूज, उनमें जो पावर रहती है कि दूसरों को इंड्यूस करता है, बल्कि रिएक्टिंग जो टिश्यू होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो रेस्पॉन्ड करते हैं और ये इंड्यूस करते हैं। तो इनमें जो एक्टिव रोल होता है वो इंड्यूसर को और पैसिव रोल होता है वो कॉम्पिटेंट का टिश्यूज पर रहता है। तो इंड्यूसिंग जो कॉम्पिटेंट एक्शन होते हैं वो सिस्टम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता है। और रिएक्टिंग टिश्यू रेस्पॉन्डिंग सिस्टम फॉर्म भी करते हैं। वो इनमें क्या होता है, जो रिएक्टिंग सिस्टम होता है वो कई एनिमल्स में स्टिमुलस रेस्पॉन्स सीक्वेंस ये दोनों ही डायरेक्शन में काम करता है। एक तो स्टिमुलस भी करता है और रिएक्टिंग भी करता है। तो इसी को क्या करते हैं, इसी को रेसिप्रोकल एक्शन करते हैं। तो रेसिप्रोकल एक्शन के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि मॉर्फोजेनेसिस के तहत कई जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनके लिम्ब प्रोवाइड्स का भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो यहाँ हम इसमें आगे रेसिप्रोकल एक्शन के तहत ही इंडक्शन ऑफ द चिक लिम्ब इसके बारे में देखेंगे कि चिक एम्ब्रियो का कैसे कैसे लिम्ब का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि रेसिप्रोकल एक्शन क्या होता है और इससे एक लिम्ब का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ हम इसमें चिक लिम्ब के बारे में देखेंगे कि रेसिप्रोकल एक्शन कैसे होता है। सबसे पहले तो ये रेसिप्रोकल एक्शन में चिक लिम्ब के बारे में R.G. हैरिसन ने 1918 में इसके बारे में देखा था। इन्होंने क्या कहा था कि डेवलपमेंट का जो इस स्टडी की थी उनमें कहा था कि जो लिम्स होते हैं वो डेवलपमेंट की क्रियाविधि सभी जो वर्टिब्रेट एनिमल्स में एक समान प्रकार की पाई जाती है, नहीं कि अलग अलग होती है। और इसका फॉर्मेशन उस समय स्टार्ट होता है जब लेटरल प्लेट और मेसोडर्म के सोमेटिक जो लेयर्स होते हैं उनमें मेसेनकाइम सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये सेल्स क्या करती है कि न्यूरल फेज में एपिडर्मल टिश्यूज़ के नीचे ही स्टोर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एम्ब्रियो की जो सरफेस होती है उसमें एक उभार फॉर्म होता है और उस उभार को क्या कहते हैं, लिम्ब बड कहते हैं। तो हैरिसन ने देखा कि मेसेनकाइम की जो सेल्स होती हैं उनके लिम्ब के फॉर्मेशन में कहीं वो बताया, उन्होंने बताया कि जब मेसेनकाइम सेल्स को अगर हटा दिया जाए तो इस लिम्ब का फॉर्मेशन ही नहीं होता। और अगर मेसेनकाइम को ग्राफ्ट करके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उससे नई लिम्ब भी फॉर्मेशन नहीं होती। और जब हैंड लिम्ब के मेसेनकाइम की
आगे की मीजेनकाइम के साथ मिक्स कर दिया जाए तो हाइंड लिम्ब की फॉर्मेशन हो जाती हैं। और जब इसके आर्म्स के स्थल के एक्टोडर्म की जो होती है उसको ट्रांसप्लांट किया जाए तो उससे भी लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं होता। अब हम इस डायग्राम के तहत ये समझेंगे कि जो बर्ड्स होती है उनमें मीजोडर्म और एक्टोडर्म को ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में इंड्यूस कर देती है और उसे क्या कहते हैं, AER। AER मीन्स एपिकल एक्टोडर्मल रिज। और इसमें क्या हुआ कि AER एक खुद क्या है कि ये सेल्स को एक समूह को कंट्रोल करता है और लिम्ब के डेवलपमेंट के समय अपने चारों सेल्स का एक्सचेंज नहीं करता। यदि AER को हटा दिया जाए तो, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया, अपर साइड में AER रिमूव्ड, तो AER को हटा दिया जाए तो लिम्ब का फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाता है। और अगर एक एक्स्ट्रा AER ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो एक एक्स्ट्रा लिम्ब का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हायर विंग की AER के नीचे मीजोडर्म ट्रांसप्लांट की गई तो हैंड पैर का फॉर्मेशन हो गया। और जब कोई नॉन लिम्ब मीजोडर्म AER के नीचे अगर ट्रांसप्लांट की जाए तो AER डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिम्ब का डेवलपमेंट भी ख़त्म हो जाता है। यदि जो मीजेनकाइम सेल्स होती है वो AER को इंड्यूस करती और इसकी जो लिम्ब के बीच में जो आने वाली AER को यदि हम कट कर देते तो एक एक्स्ट्रा लिम्ब भी फॉर्म हो जाता। इसलिए इससे स्पष्ट हो गया कि AER अपने नीचे स्थित मीजेनकाइम में कार्टिलेज निर्माण को डिस्ट्रॉय करती है। इसलिए इसमें सेकेंडरी इंडक्शन का एक प्रकार का ये रेसिप्रोकल एक्शन ही है। लेकिन इसमें कहते हैं केवल ये सेकेंडरी इंडक्शन से ही होल ऑर्गन का निर्माण संभव नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि इंडक्शन ऑफ द चिक लिम्ब, एक चूजे में जो भुजाओं का जो प्रेरणा होता है वो कैसे होता है। तो जो लिम्ब का फॉर्मेशन की जो क्रिया विधि है वो सभी कॉर्डेट एनिमल्स में एक समान की होती है। और उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है, वो जब स्टार्ट होता है जब इनकी पार्ट्स जो प्लेट होती हैं वो अगर मीजोडर्म के सोमेटिक लेयर्स से और मीजेनकाइम सेल्स उत्पन्न होती है उस टाइम होता है। और ये कोशिका क्या करती हैं कि न्यूरल फेज में एपिडर्मल टिश्यूज़ के नीचे स्टोर भी हो जाती है और इनमें एक तरह से एक लिम्ब बड का फॉर्मेशन होता है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कॉम्पिटेंस कंप्लीट हो गया है।